जय हिंद दोस्तों। देखिए, जो भी छात्र इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मेरे भाई आपके लिए हम क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं और उस क्वेश्चन बैंक में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं मेरे दोस्त, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक जरूर करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक यदि आप करके जाते हैं तो 70% कवर कर लेते हैं सिलेबस उसी क्वेश्चन बैंक से, ठीक है ना। बाकी 10-30% जो है इधर उधर करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन बैंक बहुत ही जरूरी है मेरे भाई। तो क्वेश्चन बैंक का हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे भाई। जैसा कि पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं, आपको मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। देखिए, सब कुछ आपको देने वाले हैं, ठीक है ना। भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। मैं बहुत भटका हूँ, इसीलिए आपको कहीं नहीं दूंगा भटकने, ये मेरा वादा है मेरे भाई। तो देखिए, आज सेट नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले प्रश्न आपके सामने है एवरेज का। बहुत ही रिपीट होता है इस तरीके का सवाल, आप देखते होंगे। बोल रहा कि तेरे छात्रों के औसत अंक जो है 130 थे, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक जो है ना गलती से 32 के बजाय 23 दर्ज हो गए थे। उनके अंकों का सही औसत कितना है ये आपको बताना है। तो देखिए, बहुत बार ऐसा सवाल पूछता है। कभी यहाँ बोला कि एक छात्र गलती से अंक बदल दिया ना, बहुत बार आएगा 2 छात्र का अंक गलती से बदला गया, 3 छात्र का अंक गलती से बदला गया। तो जो भी ऐसा सवाल आए मेरे भाई, जब भी इस तरीके का सवाल, तो कुछ नहीं करना। सबसे सही औसत पूछ रहा है ना, तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है ना। सही औसत बराबर होता है मेरे भाई, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं, ठीक है ना। सही औसत बराबर होता है मेरे भाई, पहले जो औसत है वो लिख देना, ठीक है ना। औसत अंक पहले लिख देना, ठीक है ना। औसत अंक, ठीक है ना। अब देखिए, औसत अंक में प्लस प्लस जोड़ देना, कितना मेरे भाई, जो सही है ना, सही अंक लिखना चाहिए था, उसके बाद उसको घटा देना माइनस गलत अंक जो गलती से लिखा गया, गलती अंक, ठीक है ना, या गलत अंक जो भी। अब देखिए, ये जो मेरे भाई इसको डिवाइड कर देना किससे मेरे भाई, जितना संख्या है, जितना छात्र है, छात्रों की संख्या में लिख देता हूँ यहाँ, छात्रों की संख्या, ठीक है ना। छात्रों की संख्या बहुत ही पूछे जाने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर सही औसत हमसे पूछ रहा है ना, सही औसत बराबर क्या, औसत अंक। औसत कितना है मेरे भाई, तो 130 है। औसत लिख देना यहाँ पर, ठीक है ना, औसत लिख देना प्लस। अब देखिए, सही क्या लिखना था मेरे भाई, 32 लिखना था तो 32 लिख दिया, लेकिन 32 के बजाय क्या करता है, गलती से 23 लिख देता तो माइनस कर देंगे। अब बटे इसमें डिवाइड करना सिर्फ, ठीक है ना। इसमें छात्रों की संख्या कितना है मेरे भाई, 13 है, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 130 प्लस ये कितना हो जाएगा, 9/13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा मेरे भाई, 130 प्लस, इसको डिवाइड करें 0.91, 91 साथ नहीं आता, लगभग 6 आ रहा, ठीक है ना, लगभग, ठीक है 6 आ रहा, मतलब 70 के आसपास आ रहा। तो देखिए 70 के आसपास, 130.70 के आसपास यही है मेरे भाई, यही है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 130.69। नहीं तो आप डिवाइड करके मारिए, देखिए 13 से 78 आ रहा है, उसके बाद देखिए 120, 13 17 से, ठीक है ना। तो 130.69 ही आएगा, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए क्या है ना, एक छात्र था तब में, अब मान लिया 2 छात्र रहता, तो क्या करते, जो सही सही वाला है पहले सही सही लिख देते, ठीक है ना। तो सभी सही वाला को एक साथ जोड़ देते, उसके बाद सभी गलत वाला को एक साथ जोड़ के घटा देते, ठीक है ना। जैसे 32 के बजाय 23 कर दिया, उसके बाद 53 के बजाय 35 कर देता, तो हम क्या करते, पहले जो सही सही है मेरे भाई उसको लिख देते, 32 प्लस 53 कर देते, उसके बाद माइनस कर देते जो गलत है उन दोनों को जोड़ के 23 प्लस 35 कर देते, ठीक है ना। उसके बाद जितना जो है छात्रों की संख्या उससे डिवाइड कर देते, बस हो गया। और उसके बाद ये प्लस यहाँ पर अपने मन से दे देना, ठीक है ना, क्योंकि वो डिपेंड करेगा साइन पर, साइन प्लस में आता है कि माइनस में, ठीक है ना। अब माइनस में आएगा तो कोई बात नहीं, माइनस ऐसे दे नहीं सकते हैं, प्लस तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आपको करना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। और ये वीडियो पसंद आया मेरे भाई, बताने का तरीका, पहला क्वेश्चन आज के क्लास का, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। साथियों, देखिए एक और सवाल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और बहुत बार इसमें छात्र फंस जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता आखिर क्या करें इस क्वेश्चन में। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बोलने का है, लेकिन बहुत ही खतरनाक सवाल है, और जो मैं तरीका आपको बताऊंगा ना, 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आप उड़ा दीजिएगा। हालांकि बता चुके हैं इसको ऑलरेडी,
क्वेश्चन ऑफ द डे में और जो है टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में। पहले पढ़िए क्वेश्चन। बोल रहा कि एक निश्चित मूलधन जो है साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाता है, तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर पर वह मूलधन स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट में कि T1 वर्ष में कोई धनराशि जो है ना स्वयं का जो है N1 गुना हो जाता है मेरे भाई, और T2 वर्ष में जो है वही धनराशि समान साधारण ब्याज की दर पर जो है N2 गुनी हो जाती है, तो आपसे पूछेगा T1 और T2 के बीच रिलेशन क्या करना, बस यही पर आधारित है ना। देखिए, क्या 10 वर्षों में N1 गुना हो गया, फिर 20 वर्षों में N2 कितना गुना, यही पूछ रहा। तो कुछ नहीं करना, देखिए T1 बाई T2 कर देना बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1 कर देना। ये मेरे भाई लिख लेना, ठीक है ना। जब कोई, मैं लिखा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। जब कोई राशि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से T1 वर्ष में मूलधन जो है T1 वर्ष में, ठीक है, T1 वर्ष में N1 गुना हो जाता है, तो वही धनराशि सेम दर पर, समान दर पर T2 वर्ष में N2 गुना हो जाती है। तो T1 और T2 के बीच का रिलेशन होता है T1 बाई T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। अब देखिए क्वेश्चन कितना हलवा हो गया। अब देखिए T1 कितना है मेरे भाई 10, T2 कितना है मेरे भाई 20 है, बराबर N1 मतलब 7 गुना हो जाता है, तो 7 माइनस 1, N1 का मान कितना 7 गुना है, तो 7 माइनस 1 बटे N2 कितना गुना हो जाता है, नहीं पूछ रहा, यही तो पूछ रहा है कितना गुना हो जाता है, तो N2 माइनस 1। अब देखिए ये 2 हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, उधर 6 हो जाएगा, 7 माइनस 1 6, 2 होने गया 12, तो N2 माइनस 1 बराबर कितना आएगा मेरे भाई 12, N2 बराबर कितना आ गया मेरे भाई 13, क्या हो जाएगा 13 गुना हो जाएगा N2 वर्ष में, मतलब 20 वर्षों में। यही पूछ रहा था आपसे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। देखिए इतना समझाने में समय लग गया, आपको यदि पता रहता तो डायरेक्ट सीधे करते, इतना ये भी नहीं लिखते, फार्मूला भी नहीं लिखते, सीधे लिखते 10 बटे 20 बराबर 7 माइनस 1 6 बटे हो जाए, वहीं पे कर देते, ठीक है ना। तो ये मेरे भाई जो सवाल है आपको पसंद आया, ये ट्रिक पसंद आया, बताने का तरीका पसंद आया, तो वीडियो को थोड़ा एहसान कीजिए कि शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही चूज करके दे रहे हैं, प्लस माइनस जो सिंपल रहता है जोड़ घटाओ वो सब नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, टाइम पास करने के लिए। बोल रहा है कि विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, ठीक है ना, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से, यानी पास के जो अंकों से 10 अंक अधिक मिल जाते हैं। तो पूछ रहा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए आपसे कितने अंक चाहिए पूछ रहा। यहाँ पर टोटल अंक नहीं बोल रहा कि परीक्षा में टोटल अंकों की संख्या कितनी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पास होने के लिए उत्तीर्ण अंक चाहिए, वो भी परसेंटेज में नहीं है, अंक चाहिए। तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक यहाँ करना चाहिए। देखिए विक्रम है मेरे भाई 32% क्या करता है, अंक जो है ना वो प्राप्त करता है, तो करने के बाद 15 अंक से फेल हो जाता है, यानी जब 15 अंक इसमें और जोड़ देते हैं तो वो पास कर जाता है, ये पासिंग मार्क्स। अब देखिए वह 57% यदि अंक प्राप्त करता है मेरे दोस्त, तो क्या करता है, उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक मिल जाता है, मतलब जो उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए चाहिए उसको 10 अंक अधिक मिल जाता है, तो मतलब 10 अंक कम कर देते हैं तो ये पास हो जाएगा। पास से ज्यादा मिल रहा है, इतना परसेंट जब प्राप्त करता है 10 अंक ज्यादा मिल रहा, तो 10 अंक घटा देंगे तब पास हो के बराबर हो जाएगा। ये भी पास हो रहा, वही सेम चीज यही पास हो रहा है मेरे भाई, दोनों बराबर कर देंगे, पास ही अंक है दोनों, तो बराबर कर देंगे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे मेरे भाई 15 25 हो जाएगा ना, घटाएंगे तो 25% हो जाएगा, 25% बराबर आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है ना। उसको इधर ले आए 10 को, तो 1% बराबर कितना आएगा मेरे भाई 1 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा क्या है, पास होने के लिए अंक क्या चाहिए, पास होने के लिए ये अंक चाहिए या तो फिर ये अंक, दोनों तो बराबर है, तो 32% बराबर कितना हो जाएगा, 32% बराबर 32 अंक, 32 अंक प्लस 15 अंक तो भी और चाहिए ना मेरे भाई, 32 प्लस 15 कितना आ जाएगा मेरे भाई 47 अंक चाहिए, अंक
पूछ रहा तो 47 नंबर चाहिए उसको, ठीक है ना, 47 नंबर। यदि पूछता पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 1% बराबर इतना है, तो परसेंटेज में हम व्यक्त करते हैं तो 32% तो है ही, प्लस 15 मेरे भाई 15, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना में मेरे भाई, हाँ आपका आ जाएगा 15, कितना परसेंट के बराबर हो जाएगा मेरे भाई, 15% के बराबर हो जाएगा। 1% बराबर 1 है तो 15 अंक बराबर 15% होगा, तो 47% यहाँ पर अंक चाहिए। यहाँ पर भी 47% ही देखिए फॉर्चुनेटली सेम आ गया। और उसी तरीके से टोटल अंक पूछता यानी 100% पूछता मेरे भाई, तो कितना हो जाता, 100 अंक टोटल था, ठीक है ना। तो 100% 100 अंक होगा तो 47 अंक वही होगा, 47% के बराबर 5 अंक, देख रहे हैं सेम चीज आ गया है ना। ये लग था कि ये इतना आ गया, ठीक है ना, नहीं तो परसेंटेज में और 5 अंक दोनों अलग हो जाता है जनरली, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है मेरे भाई, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि एक बस जो है निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना हुई, लेकिन 300 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी पड़ी। तो आपसे पूछ रहा बस की सामान्य गति कितनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या है मेरे भाई, सबसे पहले क्या है ना, बोल इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। बोल रहा कि गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए, मतलब समय बराबर मान लेते हैं यदि दूरी बटे चाल होता है ना, दूरी बटे चाल, तो समय पर पहुंचने के लिए मेरे भाई ने टी समय पर पहुंचने के लिए उसको 300 किलोमीटर दूरी जाना है, लेकिन उसको चाल में 10% की वृद्धि करनी, सॉरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे वृद्धि करनी पड़ेगी। तो पहले भी मान लेते हैं बस की चाल था तो अब कितना हो जाएगा, भी प्लस 10। तो असल में पहले जो है मेरे भाई 60 मिनट देरी से रवाना हुई, मतलब टी प्लस 60 मिनट मतलब 1 घंटा, यही तो होगा बराबर दूरी। पहले कितना कवर करना था, 300/4 पहले भी था, अब बस कुछ नहीं है। देखिए एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, अब 2 इक्वेशन यहाँ पे पूछ रहा बस की सामान्य गति, मतलब भी का मान आपसे पूछ रहा, तो भी का मान पूछ रहा हमको, यहाँ टी से टी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो टी एलिमिनेट करने के लिए मेरे भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप या तो घटा दे दीजिए या तो टी का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट रख दीजिए। तो देखिए इसमें टी का वैल्यू रख देंगे 300/v प्लस टी, v प्लस 10। तो देखिए क्या आएगा मेरे दोस्त, 300/v प्लस 10 प्लस 1 आवर है ये बराबर 300/v। अब देखिए क्या होगा, इसको उधर लेकर चले जाएंगे, 300/v माइनस 300/v प्लस 10 बराबर 1 है। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक में आ गया मेरे दोस्त, क्वाड्रेटिक में कभी नहीं लिख करना है, ठीक है ना, कैलकुलेशन मत करना, बता रहे थे। यहाँ ऑप्शन आपके सामने रहेगा, बस की सामान्य गति पूछ रहा, सामान्य गति का मतलब भी पूछ रहा, ना कि भी प्लस 10, भी पूछ रहा। अब भी का मान देखो बारी बारी से बैठाओ, 50 बैठाते हैं मेरे भाई, 50 छकी कितना हो जाएगा, 300, 6 आता है माइनस, अब यहाँ 50 प्लस 10 60 भागा करेंगे 300 कितना आएगा, 5 आएगा, 6 माइनस 5 1 आ रहा है मेरे भाई, सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अब 60 देखिए रखिए, तो 60 बचे 305 माइनस 60 10 70, ये तो कट ही नहीं रहा। अब ये देखिए 40 कटेगा भी नहीं आपका, बाकी ऑप्शन भी नहीं कटेगा मेरे भाई, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, बाकी कोई ऑप्शन नहीं बढ़िया से कट रहा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जब भी आएगा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब स्थिति, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ वैल्यू बैठा देना, ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना मेरे भाई। देखिए एक और सवाल है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, जो भी भाई बहन इस वक्त वीडियो देख रहे हैं वो जरूर करिए खुद से, और नहीं होता कोई बात नहीं, हो जाता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए जो तरीका अभी बताने वाले हैं ना, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आए किसी भी तरीके से रोटेट करते मेरे भाई, तोड़ मड़ोड़ कर दे, किसी तरीके से आपको फंसाने का प्रयास करे, बिल्कुल भी नहीं फंसिएगा, मैं ब्रह्मास्त्र आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि x1 x2 और x3 किसी कार्य को क्रमशः 90 45 और 67.5 दिनों में पूरा करता। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ये आपसे पूछा।
13.5 दिन पहले छोड़े, बाद में छोड़े, कुछ भी करे, एक आदमी छोड़े, 2 आदमी छोड़े, 3 आदमी छोड़े, आप कुछ तरीका बता रहे हैं, ये हमेशा के लिए आप गांठ बांध कर रख लेना मेरे भाई। जैसे 3 व्यक्ति x1 है, x2 है, x3 है ना मेरे भाई। देखिए मेरे भाई x1 जो है 90 दिनों में करता है, x2 मेरे दोस्त 45 दिनों में, x3 जो है 67.5 दिनों, 67.5 दिनों का मतलब 67.5 का मतलब क्या हो, 135/2 आ रहा, ठीक है ना। तो 135/2 दिनों में ये करता। अब देखिए इन सभी का एलसीएम ले लेंगे मेरे भाई, तो इन सभी का एलसीएम हो जाएगा आपका 270 हो जाएगा, हाँ 270 हो जाएगा इसका एलसीएम मेरे भाई। तो इसका इफिशियंसी x1 का कितना आएगा मेरे दोस्त 3, इसका कितना आएगा मेरे भाई 6 आ जाएगा, इसका इफिशियंसी कितना आएगा मेरे भाई 4 आएगा, 4 आएगा ना, सबको डिवाइड कर रहे हैं 270 में, ठीक है ना सर। तो देखिए यहाँ पर 4 इसके इफिशियंसी x3 का। आप क्या बोल रहा x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले छोड़ देता। मान लेते हैं मेरे भाई टी दिन तक काम होता है, यानी टी दिन में काम पूरा होता है, ठीक है ना। तो टी दिन में काम पूरा होता है मेरे भाई, तो इसके बोल रहा है 13.5 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी टी दिन में पूरा होना था लेकिन 13.5 दिन पहले काम छोड़ देता है। कौन? तो बोलिएगा x2। तो x2 इतना दिन करेगा, t माइनस 13.5 दिन, कितना की इफिशियंसी से 6 के इफिशियंसी से करेगा। बाकी जो है मेरे भाई x1 और x3 जो है पूरे दिन करेगा अपना जो भी इफिशियंसी इन दोनों का है। तो इन दोनों का इफिशियंसी कितना है 3 और 4 मेरे भाई 7 की इफिशियंसी से काम करेगा। कितना दिन करेगा? पूरे टी समय तक, जब तक काम नहीं हो गया। हम क्या माने थे? टी दिन तक काम चलेगा, मतलब टी दिन में जाकर समाप्त होगा। ये बेचारा x1 और x3 जो है दोनों मिलकर 7 की इफिशियंसी से पूरा टी दिन तक काम करता है। और x2 क्या करता है, थोड़ा कोड है कि 13.5 दिन पहले जो काम टी दिन में होना था समाप्त, वो 13.5 दिन पहले छोड़ देता है। तो कितना इफिशियंसी 6 की इफिशियंसी के साथ किया होगा इतना दिन, बस। अब यही टोटल काम कितना होना चाहिए मेरे भाई, जो कि 270 के बराबर। बस आपसे पूछ रहा टी का मान नहीं निकलेगा। अब देखिए क्या होगा, 7t + 6t, 13t मेरे भाई, 13t बराबर 270 हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 बजे, इसकी सुनना बाकी 3, 78 3 81, यही आएगा ना। 13.5 6 करेंगे तो उधर प्लस हो जाएगा। अब देखिए 13t बराबर मेरे भाई आ जाएगा 1/5, बाकी ये कितना, तो t बराबर कितना आएगा मेरे दोस्त, 13 दूना 26, कितना है 63 91, 27 दिन आया। आपसे पूछ रहा कार्य कितने दिनों में पूरा हो, क्या माने थे कार्य कितना दिन में पूरा होगा, टी दिन माने थे ना। तो टी का मान कितना आ गया मेरे भाई 27 दिन आ गया ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल रहे तो इस तरीके से करना है, ठीक है ना। जरूरी नहीं एक ही आदमी छोड़ा है, 2 आदमी भी छोड़ सकता है, कुछ और ज्यादा छोड़ सकता है। तो इस तरीके से ये मेथड मेरे भाई ब्रह्मास्त्र कभी फेल नहीं होगा, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ठीक। मेरे भाई देखिए एक और सवाल है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। पहले देखिए पढ़कर क्या ये क्वेश्चन बार बार पूछता है या नहीं, क्या आप इस क्वेश्चन से गुजरे हैं या नहीं। तो देखिए बोल रहा कि अंकित एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता है और 26 रुपया कम मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ जो है मेरे भाई 10% होगा। तो आपसे पूछ रहा वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। जो मैं तरीका बताऊंगा ये मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, इसको आप भूलना मत, ठीक है। जैसे अंकित नाम का एक बच्चा है मेरे भाई, ये वस्तु को खरीदता है, तो वस्तु को खरीदता होगा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो बोलिएगा 100 हम मानकर चलते हैं, हमेशा किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस हो तो 100 में वो खरीदता है। लेकिन क्या करता है 10% हानि पर बेचता है मेरे भाई, मतलब 10% हानि पर बेच रहा है, 90 में बेच रहा, लेकिन बोल रहा है यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता कितना 100 में, लेकिन बोल रहा 30% कम मूल्य पर खरीदता, -30%, इसका मतलब 70 रुपये में वो खरीदता है। तो बोल रहा कि 26 रुपये कम मूल्य पर बेचता, और तो उसका लाभ जो है 10% होगा। 10% लाभ कब होता मेरे भाई, इस पर जो खरीद रहा है ना, इसी पर 10% लाभ। बोल रहा कि 30% कम मूल्य पर खरीदता, तो उसका लाभ जो है 10% होता है। 10% का मतलब 110/100 होता है। 110/100 इसको काटेंगे मेरे भाई कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा, 77 आ जाएगा। अब देखिए 77 में वो ये बेच रहा है ना, उसका लाभ कितना 10%। अब 77 और ये 90 मेरे भाई ये सेलिंग प्राइस है, और ये क्या बोल रहा है ना
ये 77 क्या है आपका, ठीक है, ये क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर यही दोनों का अंतर जो है मेरे भाई, इसी के कारण 26 रुपये कम उसको देना पड़ रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई, 13 का, 13 के कारण ही 26 हो रहा है मेरे भाई, कम मूल्य पर बेचता है। तो आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब 100 का मान पूछ रहा, तो 100 का मूल्य मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200 हो जाएगा, हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर 13 का मूल्य 26 है, तो 1 का मूल्य 2 होगा, तो 100 का मूल्य कितना होगा, जो कि कॉस्ट प्राइस सबसे पूछ रहा है 200 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक। साथियों देखिए, रेशियो का ये सवाल जो है किसी भी छात्र को थोड़ा देर के लिए दुविधा में डाल सकता है बहुत ही सिंपल सवाल, लेकिन थोड़ा देर के लिए आप भी इसको देखकर भौचक्का हो जाइएगा, समझ नहीं आएगा क्या करें। पहले पढ़िए, बोल रहा कि पृथ्वी के पास 10:13 के अनुपात में नाशपाती और आड़ू है, ठीक है ना, आड़ू कोई फल है। सेलिम के पास जो है 7:9 अनुपात में नाशपाती और आड़ू है। विक्रम के पास 5:7 के अनुपात में नाशपाती और आड़ू है। तो पूछ रहा है नाशपाती और आड़ू का अनुपात किसके पास अधिक है। ऑप्शन देखिए, सी जो दिया हुआ सभी के समान है, ये भी ऑप्शन है। अब चौथा ऑप्शन, पांचवा भी हो सकता है कि आंकड़े अपर्याप्त थे, ये भी बोल सकता था, लेकिन नहीं है तो नहीं डाले। देखिए पृथ्वी नाम का व्यक्ति है मेरे भाई, इसके पास क्या है ना, 10:13 के अनुपात में नाशपाती और आड़ू है, ठीक है ना। सेलिम के पास कितना है, 7:9। अब विक्रम के पास कितना है मेरे भाई, 5:7। असल में बोल रहा कि अनुपात सबसे ज्यादा किसका है, ये देखिए, इसको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीका, यानी इसको 10/13 लिख सकते हैं ना, इसको 7/9 लिख सकते हैं ना, इसको 5/7 लिख सकते हैं ना मेरे भाई। बस पूछ रहा कौन सा रेशियो सबसे बड़ा है, या फिर आप कौन से भिन्न, ये भिन्न ही तो है ना, रेशियो क्या है, भिन्न है, कौन सा भिन्न बड़ा है आप बताइए। अब नहीं बनेगा मेरे भाई, तो बिल्कुल बन जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, 10/13 है, 7/9 है मेरे दोस्त, 5/7 है। अब देखिए कंपैरिजन हम कर लेते हैं, यदि इसको करते हैं तो ये 90 आता है, ये कितना आएगा 91, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। 7/9 जो है 10/13 से बड़ा है। अब इन दोनों का कर लेते हैं मेरे भाई, ये 49 आ जाएगा आपका, ये 45 आ जाएगा, यानी सबसे बड़ा मेरे भाई 7/9 है। 7/9 किसका है मेरे दोस्त, तो सेलिन का है, ठीक है ना। 7/9 जो है वो सेलिन का है, तो यही जो अनुपात सबसे बड़ा हो जाएगा। आपसे यही पूछ रहा है किसके पास अधिक है, तो सेलिन के पास ही। आप नहीं तो ये तरीका आपको नहीं पता है, लेकिन सिंपल है, बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल तरीका आपको बताया। दूसरा तरीका आप ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे देखिए 10/13 है ना अनुपात, मान लेते हैं इसमें टोटल 23 होगा, 23 चीज होगा। 7/9 है ना, इसमें मान लेते हैं 16 होगा, ठीक है ना। अब ये 5/7 है ना, 12 मान लेते हैं इसमें होगा। अब देखिए इन सभी का एलसीएम लीजिए, और टोटल एलसीएम जो होगा वही मान लेते हैं कि नाशपाती और आड़ू का संख्या होगा टोटल, ठीक है ना। उसके बाद अब निकालते रहिए किसमें ज्यादा है नहीं है, तो आप देखिए निकाल के मेरे भाई, सेलिन के पास ज्यादा होगा नाशपाती और आड़ू, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो ये सिंपल तरीका हम बताएं पसंद आया मेरे भाई, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देख रहे हैं थोड़ा देर के लिए कोई भी इस क्वेश्चन को देख के और बोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं, पूछ रहा था भिन्न सबसे बड़ा कौन है, बस खेल खत्म। साथियों देखिए एक और सवाल है, और इस तरीके का सवाल भी ऑलरेडी हम लोग करा चुके हैं क्लास में, फिर से आ गया, तो इसको ध्यान से देखिए मेरे भाई। एक आदमी 1 रुपये में बोल रहा है 35 आम खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने आम बेचता है कि जिससे उसे 30% की हानि हो। तो जब भी ऐसा सवाल रहे मेरे भाई, ध्यान रखना, रुपया को क्या करना है मेरे भाई, ऊपर में रखना है, और वस्तु को जो है नीचे रखना है, ठीक है ना। और इन दोनों का जो रेशियो होगा मेरे भाई, खरीदता है तो कॉस्ट प्राइस होगा, बेचता है तो सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुपया को ऊपर में रखेंगे मेरे भाई, 1/1 यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना। 1/ मेरे भाई 35 हो जाएगा, ठीक है ना। रुपया को ऊपर में रखें, वस्तु को नीचे रखें, और जो इसका रेशियो होगा मेरे भाई वो क्या होगा, यहाँ पर खरीदता है ना बोल रहा, तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मतलब 100% हो जाएगा। यही है ना कॉस्ट प्राइस, इसी को बोलते हैं 100% को। अब बोल रहा कितने 1 रुपये में कितने आम बेचे कि जो है 30% की हानि हो, तो 100% बराबर 1/35 है, तो 30% हानि का मतलब 70 का मान पूछ रहा है,
100% किया ना, तो 70 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 70 का मान हो जाएगा 1/35, ये नीचे चला आएगा 100 इंटू 70 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 1 0 खत्म, 7×5 = 35। अब मेरे भाई कितना आ जाए, 1/5 गुने 10 करेंगे तो 50। अब ये ऊपर में क्या बोले होता है, रुपया होता है, नीचे में क्या होता है मेरे भाई, वस्तु होता है। तो आपसे पूछ क्या रहे, 1 रुपये में कितने आम बेचता है, कि उसको 30% हानि, 30% हानि होने का कल्याण कर देंगे 70 के बराबर। तब आ रहा है 1 रुपये में कितना वस्तु बेचेगा, यानी आम, तो 50 आम मेरे भाई, 1 रुपये में 50 आम बेचेगा, तब जाकर 30% की हानि हो, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा सवाल रहे, बस ये ध्यान रखना, रुपया और वस्तु को, रुपया को ऊपर में, वस्तु को नीचे में, यही लेकर चलना है, ठीक है ना। और जो होगा कॉस्ट प्राइस होगा तो 100% मानेगा, सेलिंग प्राइस होगा, ये सेलिंग प्राइस आ रहा है ना। तो बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी को 20 रुपये की छूट के बाद 220 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना। तो कुर्सी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। देखिए बहुत बार 100 मानकर बनाना है, इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं इस बार x मानकर बनाते हैं, ठीक है ना, 100 पे बन जाएगा। मान लेते हैं मेरे भाई कॉस्ट प्राइस जो है ना x रुपया है, तो इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, तो इस पर 20% अधिक अंकित करता है ना, तो ये हो जाएगा x का 120/100 हो जाएगा, मतलब कितना होगा 6x/5। अब देखिए अंकित मूल्य पर 20 रुपये की छूट देने के बाद, यानी 6x/5 और 20 रुपये छूट देने के बाद वस्तु को 220 रुपये में बेचता है, तो 6x/5 बराबर 240 होगा मेरे भाई। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 40 बार में कटेगा, 40 × 5 = 200। अब देखिए ये कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे भाई, 200 आ गया, लेकिन बेचता कितना है मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, x का मान आपका 200 आ गया, और सेलिंग प्राइस कितना है, 220 रुपये में बेचता है। तो प्रॉफिट कितना होगा आपसे पूछ रहा है, तो अंतर 20 का है मेरे भाई, प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, छोटा वैल्यू ऐसे भी नीचे रखते हैं, इंटू 100 कर देंगे मेरे दोस्त, तो आ जाएगा आपका 10% जो है ना वो लाभ होगा। ऑप्शन नंबर वो है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप 100 मानकर भी कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस जिसे 100 माने हैं, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 20% अधिक। उसके बाद 20 रुपये छूट देने के बाद 220 में बेचता है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 120 बराबर हो जाएगा 240, फाइनली आ रहा है ना, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, और आज के क्लास का जो है सेट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को एक बार और याद दिलाते मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो भी भाई इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पसीना पसीना होकर आपके लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन ढूंढ कर मेरे भाई आपके सामने रखता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जितना आपको शॉर्टकट तरीके से बताएं, जितना आपको मतलब रेलिवेंट जो है ना, मतलब उचित लगे मेरे भाई तरीका, ठीक है ना। तो आप इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। बोल रहा कि देखिए 22 छात्रों की कक्षा का औसत वजन जो है वो 42 किलोग्राम है। यदि 33 किलोग्राम और 39 किलोग्राम वाले 2 नए छात्रों को कक्षा में शामिल किया जाता है, तो 24 छात्रों का नया औसत वजन कितना होगा, ये आपसे पूछा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई 22 छात्रों का औसत वजन है ना जो, वो आपका है 42 किलोग्राम। फिर एक आया 23वां आया मेरे भाई, एक 24वां फिर आया, टोटल 24 छात्र है मेरे भाई। इसका औसत किलोग्राम नहीं पता, यही पूछ रहा, तो मान लेते हैं x है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 24x। रेशियो का मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। 22 छात्रों का औसत वजन 42 है, तो 22 × 42 कर देंगे, प्लस इसका औसत वजन, अकेले आदमी इसका औसत वजन वही होगा जो होगा, तो एक ही होगा ना, यहाँ असल में एक व्यक्ति है, ठीक है ना, तो इसको 33 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी एक व्यक्ति है मेरे भाई, 24वां व्यक्ति है, तो इसका 39 है, तो 39 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। अब कुछ नहीं करना है, 42 दूना 84 हो जाएगा, 4 12 के 2 बाकी 1 9, प्लस कितना 33 प्लस 39 बराबर 24x होगा ना। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका 9 3 12
72 हो जाएगा ये टोटल, हो जाएगा ना। तो 72 जोड़ देंगे 6 9 9, अब बटे 24 हो जाएगा मेरे भाई। 4 से काटेंगे 6 चौका 24, 4 दूना 8, 1 4 चौक 16, 4 9 36। अब क्या कटता है 6 चौक 24, हाँ कट रहा। 6 चौका 24, 6 एकम 6, 6 पचे 30, 41.5 आ रहा है एक्स का, जो कि एक्स माने थे 24 छात्रों का औसत वजन। तो यही पूछ रहा है कि 24 छात्रों का औसत किलो वजन कितना होगा मेरे भाई, 41.5 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए और भी तरीका था, लेकिन रेशियो मेथड थोड़ा सा याद रखिए मेरे भाई, बहुत ही काम देता है ये मेथड, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज की क्लास में जितने भी 10 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएं सभी के सभी समझ आया होगा मेरे भाई। और मेरा ये छोटा सा मेरे ये प्रयास से आपके लिए थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है मेरे भाई, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं साथियों फिर सेट नंबर 3 को लेकर, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को रखेंगे आपके सामने, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।